हम चालू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहली बात सेक्शन 124 ने आके कहा कि जब भी एक बंदा दूसरे बंदे को ये कहता है कि मैं तुम्हें लॉसेस से बचाऊंगा या तो मेरे कारण कोई लॉसेस हो रहे होंगे तो उनसे बचाऊंगा या किसी और के कारण कोई लॉसेस हो रहे होंगे तो मैं उनसे बचाऊंगा, तो हम कहते हैं कि भाई साहब, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save other party from losses which is caused to him due to conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हें उस नुकसान से बचाएंगे, या पापा आप अपनी परी को एक्टिवा दिलाओ, अगर ये इस एक्टिवा से किसी को उड़ा देगी और अगर वो उड़कर हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसकी मरम्मत के जितने चार्जेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसे हमने कहा था कि ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, वो अपने आप में एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नो डाउट अबाउट इट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब बात आती है कि इसमें कितनी पार्टियां होती हैं। एक पार्टी जो प्रॉमिस करती है कि हम आपको लॉसेस से बचाएंगे, उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर। और जिसे लॉस से बचाया जाता है यानी जो प्रॉमिसी होता है उसे हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। इसके बाद हम आए थे कि क्या जो लॉसेस की डेफिनेशन दी गई है वहां दिया गया है कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये जो बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन है, तो क्या नेचुरल कैलेमिटी के लॉसेस इसमें आएंगे? जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि हम आपके स्टॉक का इंश्योरेंस करते हैं, गाय भैंसों का इंश्योरेंस करते हैं, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, आपके मकान का इंश्योरेंस कर रहे हैं, क्या नेचुरल कैलेमिटी के कारण होने वाले लॉसेस को भी कवर किया जाता है? 1942 तक तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन चेन्नई हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जिसमें उन्होंने ब्रिटिश लॉ से एक रेफरेंस लिया था और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश लॉ में एनी अदर रीजन भी शामिल है, एनी अदर रीजन भी शामिल है। तो एवरी लॉस अगर कोई है तो वो कवर रहेगा। लेकिन 1942 के पहले तक ये था कि अगर ह्यूमन के कारण लॉस हुआ है तो ही कवर होगा, नेचुरल कैलेमिटी कवर नहीं होती थी। लेकिन अब नेचुरल कैलेमिटी भी कवर होती है। लेकिन ध्यान रहे, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद बात आती है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास क्या क्या राइट्स हैं। व्हाट ऑल राइट्स आर अवेलेबल विद द इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल रहेंगे? सर, सबसे पहले तो इंडेमनिटी होल्डर से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जितनी इंस्ट्रक्शन इंडेमनीफायर ने आपको दी है और जितनी अथॉरिटी इंडेमनीफायर ने आपको दी है
आपने उस अथॉरिटी में काम किया है। मैंने अगर आपके इंश्योरेंस की शर्तों में ये लिखा था कि आपको दुकान के ताले का ध्यान रखना होगा, दरवाजों का ध्यान रखना होगा, ताले और दरवाजे ऐसे ना हो कि वो आसानी से टूट जाएं, और आपने अगर वो ध्यान नहीं रखा और आपके अगर चोरी हो गई है, तो मैं आपको एज एन इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी देने वाला नहीं। मैंने अगर आपको अपना कंसाइनमेंट एजेंट अपॉइंट किया था और मैंने कहा था कि क्रेडिट पे माल बेचो, लेकिन क्रेडिट पे माल बेचने से पहले थोड़ी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लेना जिस बंदे को माल दे रहे। आपने वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं की, तो अब कौन जिम्मेदार है? अगर आपने क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं की तो आप ही जिम्मेदार हो। मैं आपके नुकसान की भरपाई नहीं करूंगा। इसलिए ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर इंडेमनीफायर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ अथॉरिटी दी हैं, तो आप ध्यान रखना कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो अगर नहीं हुई, तो ये एक भी राइट अवेलेबल नहीं होगा। सचिन जाट जी पूछते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में भी तो पॉलिसी होल्डर के मरने के बाद पैसे मिलते हैं। सचिन भाई, किसी की जिंदगी और पैसे बराबर नहीं होते। किसी के जाने का लॉस, उसका आकलन ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको बाहर किया गया है कि मरने का कोई लॉस नहीं होता, मरने के लॉस को तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। इसलिए आप समझो उसको, थोड़ी सी अलग बात। बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप अथॉरिटी के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अब मैं एक कंसाइनर हूं, आप एक कंसाइनी हो। मैंने कहा बाबू क्रेडिट सेल करो, डेटर अगर लॉस हुए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि आप क्रेडिट सेल कीजिए, और अगर क्रेडिट सेल में कोई दिक्कत आती है, कोई पैसा लॉस होता है, तो वो मैं भरपाई करूंगा उसकी। तो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आपने ढेर सारा माल ढेर सारे लोगों को मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बेच दिया, और बेचने के बाद आपको उसमें कोई नुकसान नहीं। तो जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। मैंने आप जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का वादा किया है। आपके 4 डेटर थे, 2-2 लाख के, डूब गए, तो मैं आपको दूं। या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक काम करो, इन चारों के ऊपर केस लगाओ रेवेन्यू रिकवरी का। आप बोलोगे सर रेवेन्यू रिकवरी का केस तो लगा दूंगा, लेकिन रेवेन्यू रिकवरी के केस में मेरे को लग जाएगी भयंकर लीगल कॉस्ट। तो मैं कह रहा हूँ आप तो ब्रिंगिंग द सूट या डिफेंडिंग द सूट करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं ना, आप लगाओ, मैं वो कॉस्ट बेयर करने को तैयार हूं। थोड़े दिन बाद आप आओगे कि सर कोर्ट कचेरी बहुत हो गया है, कुछ लोगों से बात हो गई, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को तैयार है। तो ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में जितने सम लग रहे हैं वो भी दे दूंगा। मैं आपको सारे डैमेजेस दूंगा, मैं आपको सारी कॉस्ट दूंगा, मैं आपको सारे सम दूंगा। अभी मैं ब्रिंगिंग द सूट कर, अब मान लो मैंने आपको कहा कि आप तो माल बेचो, अगर माल में कोई गड़बड़ हुई और सामने वाले ने आपके ऊपर सूट फाइल किया, तो मैं बैठा हूं। अब सामने वाले ने आपके ऊपर सूट फाइल कर दिया, सूट को डिफेंड करने की भी कॉस्ट लगती है, तो डिफेंडिंग द सूट की कॉस्ट वहां पे इसलिए दी गई। एक बात ध्यान रखना, नुकसान का आकलन होते ही आपके पास राइट आ जाता है कि आप नुकसान की भरपाई मांगो। सामने वाला आपको ये नहीं कह सकता कि पहले आप पैसे दे दो, नुकसान उठाओ, फिर मैं आपको। मान लो एक व्यक्ति को मैंने माल बेचा आपके कहने पे, इतना गंदा माल निकला कि उस आदमी ने मुझे आके पैसे वापस दे दिए, मुझे आके गुड्स वापस दे दिया, अब मुझे पैसे वापस करने हैं।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर वो आदमी आ गया, देखो उससे पैसे वापस करने हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि सर पहले आप उसको वापस कर दो और हमको बता दो कि आपने वापस किए, फिर हम आपको रिइम्बर्स कर देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो। मेरा नुकसान हो गया ना, बात खत्म हो गई। जैसे ही मेरा नुकसान हुआ है, बात खत्म हो गई। जैसे ही नुकसान हुआ, मैं आपसे पैसे लूँ, चाहे मैं उसको दूं, बाद में दूं, मेरा नुकसान हो गया। ऐसे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के सारे सवाल मॉड्यूल के अंदर के लगा लिए गए हैं? क्या उन सवालों में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? हेलो? प्रॉब्लम लगा लिए हैं सारे मॉड्यूल के? गुड। उनमें से कुछ अच्छे प्रॉब्लम तो मैं ही करा दूंगा। अभी जो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा, उन 10 क्वेश्चन में से उसको भी कवर कर लूंगा। चलिए, अब जरा बढ़ते हैं और आगे। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर। आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। फटे में टांग डालना। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बीच में हम कूद रहे हैं, और कूदने के बाद बोलते हैं कि अगर ये दूसरे बंदे ने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया या लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की, भाई बैठा है, भाई आपके नुकसान की भरपाई करेगा। आप तो इसको लोन दे दो, आप तो इससे मकान बनवा लो। अगर इसने लोन नहीं चुकाया, मैं चुकाऊंगा। अगर इसने मकान नहीं बनाया, मैं बनवाऊंगा। परफॉर्म द प्रॉमिस, मकान बनाना, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, लोन चुका। मैं ले रहा हूँ ना गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्टर, आप इससे मकान बनवाओ। ये अगर मकान नहीं बनाएगा ना, तो मैं बनवा के दूंगा फिर दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर से, आप टेंशन मत लो। So that is a contract of guarantee to perform the promise made or discharge the liability in case of third person's default. इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टियां होती हैं। एक, प्रिंसिपल डेटर, जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो रीपे करेगा, या प्रॉमिस कर रहा है कि वो मकान बना के देगा। एक होता है क्रेडिटर, जिसको प्रॉमिस दिया गया है कि मैं आपका मकान बना दूंगा, मैं आपको लोन वापस कर दूंगा। और एक होता है श्योरिटी, नेकी कर जूते खा खाने वाला, काम करने वाला आदमी, जो कहता है कि अगर ये तीसरा दूसरा बंदा डिफॉल्ट करेगा ना, तो मैं इस डिफॉल्ट को सही कर दूंगा। इसे आप कहते हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी में कितने लोग हैं? तीन, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं। क्योंकि नुकसान तो कई चीजों से हो सकता है ना। सिर्फ प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने और लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करने वाले दो नुकसान कवर करता है कौन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे नुकसानों में से कुछ नुकसान कवर करता है कौन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत सारे नुकसानों को, हर तरीके के नुकसान को कवर करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिर्फ कुछ नुकसानों को कवर करता है। ओके।
दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होती हैं, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टियां होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कौन है प्रेक्षा धीरावत? इसको इतनी ज्यादा शंकाएं क्यों होती हैं बेटा? इसके क्वेश्चन भी कराओगे तो किसके छुड़वाए जो इसके छुड़वा दूंगा? जब बोला है कि 70 क्वेश्चन और कराऊंगा तो इतना अविश्वास क्यों है बेटा? जीवन में तुम्हें सिर्फ धोखा देने वाले शिक्षक ही मिले हैं क्या? हैं? जब बोला है कि करवाऊंगा तो करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? करवा ही रहा हूं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने होते हैं? एक ही होता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मात्र दो पार्टी होती है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां होती हैं? तीन पार्टियां होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये तीन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? श्योरिटी और there are three contracts. Contract of guarantee is tripartite agreement between principal, debtor, creditor, and surety. There are in fact three contracts. पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एन implied contract between surety and principal debtor whereby principal debtor is under obligation to indemnify the surety if surety has made the pay or perform। देखो सर, पहला कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, जिसमें श्योरिटी ने प्रॉमिस किया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा या प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा या मैं परफॉर्म करूंगा। और तीसरी बात, अगर मैंने परफॉर्म कर दिया, मतलब अगर श्योरिटी ने परफॉर्म कर दिया है, तो अब ये मान के चलिए कि अगर श्योरिटी ने परफॉर्म कर दिया है तो श्योरिटी क्या मांगेगा? परफॉर्मेंस। किससे? प्रिंसिपल डेटा से कि भाई तेरे बिहाफ पर मैंने पे किया, तो अब मुझे कौन पे करेगा? तू ही तो पे करेगा। कर दे। देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपने अगर किसी को इंडेमनीफाई कर दिया, आप किसी से रिकवरी नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपके पापा से वसूलने नहीं आएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अभी देखा कि अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया है तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से वसूलेगा। ये अंतर है किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। और एक और अंतर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में माइनर नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में माइनर प्रिंसिपल डेटर हो सकता है। प्रिंसिपल डेटर कैन बी माइनर। याद आया बच्चों? याद आ गया? गुड। क्या गारंटी में कंसिडरेशन होता है? सामान्यतः तो बिना कंसिडरेशन के गारंटी वॉइड होती है, लेकिन डायरेक्ट कंसिडरेशन श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में नहीं। श्योरिटी से क्रेडिटर को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आश्वासन। और उस आश्वासन के बदले क्रेडिटर श्योरिटी को क्या देता है? कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिटर श्योरिटी के कहने पर लोन देता है। किसको? प्रिंसिपल डेटर को। तो श्योरिटी के कहने पर प्रिंसिपल डेटर को दिया गया लोन ही श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? सामान्यतः
सामान्यतः गारंटी में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, और श्योरिटी के लिए तो डायरेक्ट कंसिडरेशन होता ही नहीं। लेकिन चूंकि श्योरिटी के कहने पर प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया गया, श्योरिटी के कहने पर प्रिंसिपल डेटर को चूंकि लोन दे दिया गया है, यही श्योरिटी के लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब बात आती है कि गारंटी कितने टाइप की होती है। तो सर, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी। आपने एक लोन लिया, मैंने आपके लोन के लिए गारंटी दे दी। आपने बैंक से लोन लिया, मैंने आपके लिए क्या दे दी, गारंटी। तो वो कहलाती है स्पेसिफिक लोन की स्पेसिफिक गारंटी। अगर पीडी माइनर हो तो भी श्योरिटी अमाउंट रिकवर कर सकता है, श्योरिटी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगा पीडी से। माइनर से तो कुछ भी नहीं हो पाता। चलो, तो पहली बात, गारंटी क्या होती है, स्पेसिफिक। और कई बार गारंटी क्या होती है, कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग गारंटी किसको कहते हैं, एक ऐसी गारंटी, which guarantee is known as continuing guarantee? Continuing guarantee is a guarantee in which series of transaction के लिए हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। If we give guarantee for series of transaction, it is known as what? Continuing guarantee. मैंने कहा, आप एक छोटे सब्जी वाले हो और आप एक थोक विक्रेता सब्जी वाले से सब्जियां खरीदते हो। आप रोज मेरे पास आते हो कि सर उसको बोल दो गारंटी दे दो तो आज वो हमको सब्जी दे दे। मैंने उसको कहा यार 1 साल तक इसको सब्जियां दे, अगर ये कोई डिफॉल्ट करता है तो मैं बैठा। तो साल भर के ट्रांजेक्शन के लिए मैंने जो आपको गारंटी दे दी, वो कंटिन्यूइंग गारंटी है। सेक्शन 129 में डिफाइंड है कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन 127 ने आपको कहा था कि इसमें कंसीडरेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया। टाइप्स कितने होते हैं, तो एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी और रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब आपने मैंने आपको गारंटी दी, उसके बाद आपने लोन दिया। तो मैंने अगर गारंटी दी है फिर आपने लोन दिया है, तो लोन के ऊपर गारंटी प्रोस्पेक्टिवली लेगी। लेकिन लोन पहले ले लिया गया, लेकिन अब उसकी गारंटी अगर मैं दे रहा हूं तो पहले से लोन है और गारंटी अब दे रहा हूं, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी होती है। पहले से गारंटी है और अब लोन दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव गारंटी। पहले से लोन दिया हुआ है, अब गारंटी है, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो दो गारंटी है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। अब फिर है फिडेलिटी गारंटी। फिडेलिटी गारंटी क्या होती है, विश्वास की गारंटी, चरित्र की गारंटी, कैरेक्टर की गारंटी। मेरे यहाँ मैं कैशियर रख रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैशियर के चरित्र की गारंटी आप दे रहे हो, कहीं ये चोरी वोरी तो नहीं करता, और अगर कर दी तो आप जिम्मेदार रहोगे। दैट्स गारंटी इज नोन एज व्हाट, फिडेलिटी गारंटी। क्या आपको टाइप्स ऑफ गारंटी में किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है? स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, प्रोस्पेक्टिव गारंटी, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, फिडेलिटी गारंटी। अभी तक पढ़ी सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 127 कंसीडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 129 कंटिन्यूइंग गारंटी। अब आते हैं कुछ और सेक्शंस में। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? सर, श्योरिटी की लाइबिलिटी बहुत ही क्लियर है। सेक्शन 128 ने आकर कहा कि सेक्शन 128 ने आकर कहा कि लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना कहा गया।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं कहा गया है तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव होगी। जितनी जितनी लाइबिलिटी क्रेडिट प्रिंसिपल डेटर की बढ़ती जाएगी, श्योरिटी की लाइबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी खाली प्रिंसिपल के लिए ही श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, लेट पेमेंट के लिए, जितनी चीजें होंगी उन सबके लिए। So liability of surety is co-extensive with that of principal debt. दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी नेचर की होती है और वो सिर्फ डिफॉल्ट पर लागू होती है। ठीक है। अगर डेटर पर आप केस नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया, हो सकता है कि क्रेडिटर ने डेटर को लोन तो दिया लेकिन लोन के एग्रीमेंट में इतनी चूक कर दी कि अब वो सूट ही फाइल नहीं कर पा रहा है प्रिंसिपल डेटर पर। तो बाबू, अगर तुम प्रिंसिपल डेटर पर सूट फाइल नहीं कर पा रहे हो तो हमारी भी कोई लाइबिलिटी नहीं। लॉफुल डेट तो होना चाहिए ना। वो एक्सटेंसिव का मतलब क्या? जितनी जितनी उसकी उतनी उतनी मेरी। अब उसकी नहीं तो मेरी भी नहीं। ओके। लेकिन एक बात ध्यान, हो सकता है कि क्रेडिटर कहे मुझे प्रिंसिपल डेटर पर सूट ही फाइल नहीं करना है। क्या कहे? मुझे प्रिंसिपल डेटर पर सूट फाइल करना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू फाइल एनी सूट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। मुझे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट ही फाइल नहीं करना है, मैं तो सीधे आपके अगेंस्ट में ही सूट फाइल करूंगा। मैं तो सीधे आपके अगेंस्ट ही सूट फाइल करूंगा, मेरे को नहीं जाना प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल करने। कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सीधे श्योरिटी के अगेंस्ट में केस हो सकता है। ये है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे डिस्चार्ज होता है। तो सेक्शन 130 कहती है कि कंटिन्यूइंग गारंटी को आप नोटिस देकर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिवोक कर सकते। क्या बोला मैं? कंटिन्यूइंग गारंटी को नोटिस देकर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिवोक कर सकते हो। यानी जिस दिन नोटिस दिया उस दिन के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए आप जिम्मेदार हो, जिस दिन नोटिस दिया उस दिन के बाद के किसी ट्रांजेक्शन के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आपने श्योरिटी ने क्रेडिटर को ये नोटिस दे दिया है तो के श्योरिटी की डेथ हो जाए तो, अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो डेथ के बाद के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी में डेथ हुए बंदे की संपत्ति जिम्मेदार नहीं। जिस दिन डेथ हुई उस दिन से पहले के ट्रांजेक्शन के लिए तो उसकी एस्टेट्स जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस दिन डेथ हुई उसके बाद के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए उसकी एस्टेट्स जिम्मेदार नहीं है। इसे कहा जाता है श्योरिटी की डेथ के कारण डिस्चार्ज। लेकिन ऊपर दोनों केसेस में मैं ये बता दूं कि अगर स्पेसिफिक गारंटी हुई तो चाहे श्योरिटी की डेथ हो जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुकाना पड़ेगा। और सुनो, अगर कौन सी गारंटी है? स्पेसिफिक गारंटी है तो नोटिस देकर रिवोक भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे कहने पे बैंक ने आपको लोन दे दिया और अब मैं बैंक से जाके बोलूं मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ, बैंक बोलेगी मामू है तेरे कहने पे साला हमने लोन दिया उसको और अब तू कह रहा है जब लोन दे दिया उसके बाद तू कह रहा है वापस ले लो। ऐसा नहीं होता भाई। स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय नोटिस। स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी
रिवोक हो सकती है, वो भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं। प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाए तो जिस दिन तक का जितना लोन है उसके लिए श्योरिटी तो जिम्मेदार है ही ना, वो तो रहेगा ही। और तीसरा, बाय नोवेशन, पुराना लोन खत्म करके नया लोन ले लिया, नई घोड़ी नया दाम। ऐसा नहीं कि पुरानी गारंटी पे नया लोन चालू हो जाएगा, ना ना ना, नई घोड़ी नया दाम हमेशा। अगर आप नोवेशन कर रहे हो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट चालू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यहां तक याद आ गया? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के कर्मों के द्वारा भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। सेक्शन 133 ने कहा, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में मटेरियल अल्टरेशन करते हैं और इसकी बात किसको नहीं बताते हैं, श्योरिटी को नहीं बताते हैं, तो श्योरिटी विल बी गेट डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा उसी दिन से जिस दिन आपने वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अगर मिलकर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिना श्योरिटी की इजाजत से अगर कोई वेरिएशन किया, उसे मटेरियल अल्टरेशन कहा जाएगा। और बिना श्योरिटी की इजाजत के मटेरियल अल्टरेशन किया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, गारंटी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। ओके। अगर प्रिंसिपल डेटर ने, अगर क्रेडिटर ने बिना श्योरिटी को बताए प्रिंसिपल डेटर को कॉन्ट्रैक्ट करके डिस्चार्ज कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट करके उसको जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझे डिस्चार्ज कर दूंगा, या कोई ऐसा काम किया जिससे कि प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म ही नहीं कर पाया, कोई ऐसा काम किया जिससे कि प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म ही नहीं कर पाए। भाई, प्रिंसिपल डेटर ने कहा था कि रॉ मटेरियल लाके दोगे मैं आपका मकान बना दूंगा, तुमने रॉ मटेरियल लाके नहीं दिया तो वो मकान कैसे बना था? यानी अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया, या उससे एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुझ पे सूट फाइल नहीं करेंगे, या ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो श्योरिटी अपने आप क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। 134 याद आई? 134 में कितनी चीजें थी, जल्दी गिनाओ मेरे को। तीन चीजें थी 134 में। कौन कौन सी तीन चीजें थी? पहला तो था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके रिलीज कर दिया, किसको? श्योरिटी को। दूसरा, ऐसी एडवर्स कंडीशंस कर दी जिससे कि प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म ही नहीं कर पाया। और तीसरी क्या थी? तीन चीजें थी, जल्दी टाइप करो। 134 में तीन चीजें थी। अरे सो गए क्या? जवाब ही नहीं आ रहे? रजाई में से ही नहीं निकले, टेबल पे ही नहीं पहुंचे। इवेंचुअल रेमेडी खत्म कर दी। तीन चीजें थी। ओके। इसके बाद हम आए थे कंपोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर। आपने प्रिंसिपल डेटर के साथ दूसरी लाइबिलिटी का कंपोजिशन कर लिया, बीइंग अ क्रेडिटर। एक लोन चल रहा था,
उसी के अंदर दूसरा तीसरा चौथा लोन मिक्स करके भेलपूरी बना दी, और इसके बारे में किसको नहीं मालूम है? प्रिंसिपल डेटर को नहीं मालूम है, तो सॉरी श्योरिटी को नहीं मालूम है, तो श्योरिटी तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। फिर से सुनो, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने बहुत सारी लाइबिलिटीज का घालमेल कर लिया है, और अब ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी लाइबिलिटी किस लाइबिलिटी से पे होने वाली है। तो श्योरिटी बोलेगा कि जब मैंने आपको इतनी लाइबिलिटी के बारे में बोला था, वो लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ है? या तो हो गया होगा या नहीं हुआ, तुम लोगों ने इतने आपस में लेन देन करके उन सबको मिक्स कर लिया कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि पेमेंट गया कि नहीं गया। मैं डिस्चार्ज। अगर कंपोजिशन कर दिया तो डिस्चार्ज, या टाइम दे दिया, एग्रीमेंट करके सामने वाले को टाइम दे दिया, एक्सटेंड कर दिया टाइम, बिना किससे पूछे? श्योरिटी से पूछे, तो भी कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। श्योरिटी की डिस्चार्ज होने पर एक और कारण आया कि अगर आपने कंपोजिशन कर दिया तो भी गया। ना, तो बाय वेरिएंस ऑफ द टर्म, बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कंपोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर, और उसके बाद इवेंचुअल रेमेडी, सॉरी इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी खत्म कर दी तुम। श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी खत्म कर दी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी। मैंने कहा था लोन दो, लेकिन गोल्ड रख के लोन देना। तुमने गोल्ड रख के लोन भी दिया, और उसके बाद वो गोल्ड भी दे दिया। तो जितनी वैल्यू का गोल्ड तुमने दे दिया ना, उससे मेरी रिकवरी हो सकती थी। वो अब रिकवरी नहीं हो पा रही ना, उस वैल्यू से खत्म। मैंने तुमको कहा था कि 10 लाख का लोन दे रहे हो, 12 लाख के जेवर रखना। तुमने 12 लाख के जेवर भी रखे। अब लोन 15 लाख चला गया, लेकिन 12 लाख के जेवर तुमने उसको वापस दे दिए। तो 12 लाख तक तो मैं मुक्त हो गया हूँ। अगले 3 लाख के लिए आप मेरे से मत। अरे हेलो, याद आया? लेकिन अगर थर्ड पार्टी टाइम दे तो चलेगा, इसका एक एक्सेप्शन था। कंपोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर का एक एक्सेप्शन था कि अगर थर्ड पार्टी टाइम दे तो चलेगा। और उस थर्ड पार्टी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लिया था। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या देखा था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को लोन दिया, और तीसरे बंदे ने दूसरे बंदे को गारंटी दी, और इसने सिक्योरिटी के तौर पर इससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके ले लिया, और ये प्रॉमिसरी नोट इसने इसको दे दिया कि ये सिक्योरिटी का प्रॉमिसरी नोट रखो, और ये प्रॉमिसरी नोट इसने किसी को इंडोर्स कर दिया, और जिसको इंडोर्स किया उसने इस बंदे को ज्यादा टाइम दे दिया। तो टाइम ज्यादा किसने दिया है? इंडोर्सी ने। किसने नहीं दिया है? क्रेडिटर ने। क्रेडिटर ने टाइम नहीं दिया, किसी थर्ड पर्सन ने टाइम दिया है, तो वो एक एक्सेप्शन है। याद आया? फिर से समझो क्या हुआ, वापस समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को लोन दिया, तीसरे बंदे ने इस बंदे को गारंटी दी, साथ में इससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवा करके इसको दे दिया, इसने वो प्रॉमिसरी नोट किसी और को दे दिया, और जिसको एंडोर्स किया उसने इसको टाइम लिमिट बढ़ा दी। तो टाइम लिमिट बढ़ाने पर श्योरिटी किसको टाइम लिमिट बढ़ा दी? इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी। तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि टाइम लिमिट किसने नहीं बढ़ाई है? क्रेडिटर ने नहीं बढ़ाई है, किसी थर्ड पार्टी ने बढ़ाई है। याद आ गया एवरीवन?
याद आ गया? आगे बढ़े। टाइम देने के लिए भी कंसेंट चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या राइट्स? सर, अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया है तो उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में राइट है और क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी राइट है। पहला राइट है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। एक मिनट, अभी मुझे पहले इसको आखिरी में देखेंगे, इसलिए पहले ये देख रहे हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा चुका दिया तो जितने राइट क्रेडिटर के पास डेटर के अगेंस्ट में थे वो सारे राइट सबरोगेट होकर किसको आ जाएंगे? श्योरिटी के पास। जितने राइट्स क्रेडिटर के पास डेटर के अगेंस्ट थे वसूली के, वो सारे राइट सबरोगेट होकर किसके पास आ जाएंगे? श्योरिटी के पास। और अगर श्योरिटी को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल डेटर। मैंने अगर आपका लोन चुकाया है तो वो लोन आप मुझे चुकाओगे, सीधी सी बात है। और लोन वापस मांगने के जितने राइट किसके पास थे? क्रेडिटर के पास, वो सब किसके पास आ जाएंगे? श्योरिटी के पास। तो श्योरिटी गला पकड़ के पैसे मांगने के राइट्स भी रखता है और श्योरिटी उसे हुए नुकसान की भरपाई करने के राइट्स भी रखता है। कोर्ट कचहरी करनी पड़ गई तेरे चक्कर में, पैसे लग गए, वो भी दे। आगे बढ़े। बिल ऑफ एक्सचेंज का कंक्लूजन ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो क्रेडिटर श्योरिटी पर सूट फाइल कर सकता है। हाँ, वो तो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट। टाइम देने की बात है, टाइम देते टाइम डिस्चार्ज नहीं होगा। चलो, राइट ऑफ श्योरिटी क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या है? भाई, मैंने अगर 10 लाख रुपए का लोन चुकाया है तो उसने जो 8 लाख रुपए के गहने रखे थे वो मुझे दे दो। और उसने तुमसे 2 लाख रुपए का माल लिया था वो भी सेट ऑफ करो। और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया था और तुम उसके लिक्विडेटर से 2 लाख रुपए ले आए थे तो अब मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 8 लाख बनती है। मान लो मैं श्योरिटी हूं और मैंने 10 लाख का लोन, मैं श्योरिटी हूं, मैंने 10 लाख के लोन के लिए गारंटी दी। पहली बात तो उस 10 लाख के लोन के अगेंस्ट में तुमने जो सिक्योरिटी ली थी अब उस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। दूसरा, तुमने साला उधारी मुझसे माल लिया था, उसके थोड़े बहुत पैसे लेना देना बाकी है वो सेट ऑफ करो। ठीक है। और तीसरा, क्यों रे, वो इंसॉल्वेंट हुआ, तू क्रेडिटर वहां गया और तूने वहां से 10% अमाउंट ले लिया, है ना? तो अब बचा कितना? 90। वही दूंगा ना मैं। शेयर एंड डिडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। देन अब अगर मैंने पेमेंट कर दिया है, अगर मान लो जॉइंट श्योरिटीज है, वो श्योरिटीज है, एक से अधिक लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो अगर मैंने पूरा पैसा दिया है तो दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर से मांगने का मेरे को पूरा अधिकार है। और वो दूसरा जॉइंट और जो जॉइंट प्रॉमिसर है वो बोलेगा यार भाई साहब एक मिनट, आप पेमेंट दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, आपके पास सिक्योरिटी भी तो आई ना, हाँ, तो उस सिक्योरिटी में भी है तो हमको शेयर दो। कंट्रीब्यूशन तो आप मांग रहे हो इक्वली, कंट्रीब्यूशन तो आप मान रहे हो इक्वली, एंड राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ओनली ऑन एग्रीड सम। अगर एग्रीड सम है तो एग्रीड सम पे वापस करेंगे। बट कंट्रीब्यूशन तो आप क्या मांग रहे हो हमसे? इक्वली मांग रहे हो तो वो दे दो, साथ में जो सिक्योरिटी का शेयर है वो भी दे दो। इसे कहते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। इस पूरे चैप्टर में से, ये पूरे पेज में से मैक्सिमम टाइम दो ही चीजों पे प्रॉब्लम आते हैं। एक, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और दूसरा इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैक्सिमम टाइम ये दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो गया। इसलिए क्योंकि श्योरिटी से जो गारंटी ली गई वो मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई या फ्रॉड के द्वारा ली गई, आइदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलमेंट। बाद में अगर ये पता चलता है कि मुझसे गारंटी लेते समय इन्होंने सारे फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए थे, या तो अनजाने में नहीं किए थे तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, और जानबूझ के नहीं किए थे तो कंसीलमेंट है, और दोनों केस में मैं डिस्चार्ज हूँ भैया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और तीसरी बात, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शेल नॉट एक्ट इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन। तुमने मुझसे गारंटी ली थी और ये कहा था कि आपकी गारंटी तब तक वैलिड नहीं रहेगी जब तक कोई और को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता। को श्योरिटी तो आया ही नहीं। तुमने तो कहा था चार लोग और ज्वाइन कर रहे हैं सर, टेंशन मत लो। कहाँ है वो चार लोग? नहीं है, खत्म अपनी लाइबिलिटी। अरे हेलो, इज दैट क्लियर? तो आप तो एक काम करना, इस पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो बाय डिस्चार्ज ऑफ क्रेडिटर्स एक्ट, और एक ये ले लो, और एक के बाय रिवोकेशन ले लो। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैक्सिमम टाइम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन आता दिखता ही नहीं। मैक्सिमम टाइम दे आर आस्किंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। एक ही टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इधर क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है। इसमें से तो क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है। इन दोनों में से 90% टाइम तो कहां से क्वेश्चन आएगा? यहाँ से। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। 90% टाइम क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का आएगा, और उसमें भी 90% टाइम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का है। अब इससे ज्यादा खुला पेपर और क्या लोगे आप? इससे ज्यादा ओपन पेपर और क्या हो सकता? सेक्शन 137 बता दो सर। सर मैंने आपको सेक्शन 137 ही तो बताई थी। पेयर से ले लेता हूँ 137। mere forbearance on part of the creditor to sue the principal debtor। मैं मैं क्रेडिटर होकर प्रिंसिपल डेटर पर, मतलब मैं क्रेडिटर होकर सूट फाइल नहीं कर रहा हूं प्रिंसिपल डेटर पर, मैं आप पे सूट फाइल करना चाहता हूं। तो मैंने बताया तो था शुरू में ही इस चार्ट में, ये यहां पर, दैट प्रिंसिपल नेचर ऑफ लाइबिलिटी में, नेचर ऑफ लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था ये, a creditor may choose to proceed against surety first unless there is an agreement to the contract। मेरे को सूट ही फाइल नहीं करना उस पर, मेरे को तो आपने सूट फाइल करना है, क्या करूं? समझ में आ गया? 137। डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। को श्योरिटी वाला पॉइंट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। को श्योरिटी के तो क्वेश्चन होंगे बेटा, वहां समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, चिंता छोड़ दो। को श्योरिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा ना अभी मैं, तब आएगा आपको समझ में। और 136 भी बता दो।
श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पार्टी। बावले आदमी अभी बताया तो था 2 बार कि जिसको बिल इंडोर्स किया, इंडोर्स सी ने टाइम दे दिया, क्रेडिटर ने टाइम नहीं दिया है, इंडोर्स सी ने टाइम दिया है। बेटा ये तो उस वक्त पढ़ना था ना जब पढ़ाया था, अब थोड़ी आएगा समझ में, ये लास्ट पॉइंट पे नहीं आता समझ में। देन कम्स नेक्स्ट वन, 138 भी बता दो। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर। किसी, अरे जॉइंट प्रॉमिस में ही पड़ा हुआ है, किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को आप रिलीज कर दो क्योंकि बाकी रिलीज हो जाएगा, नहीं हो, सिंपल। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की सेक्शंस अच्छे से पढ़ के खत्म कर दो, कुछ भी कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। कल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, काम खत्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी का जाओ, अब बाकी के चीजों को पढ़ो। गॉट इट? गुड बाय। अभी डाल देता हूँ पीडीएफ।